डियर स्टूडेंट, जैसे कि चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कि 1929 में विश्व में एक महामंदी आई थी। क्या आई थी बेटा? महामंदी आई थी। पूरे विश्व जो है जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उस वही महामंदी का समयकाल था 1929 से लेकर 1933। 4 साल तक पूरे देश में, पूरे विश्व में भयंकर मंदी छाई हुई थी। लोग बेरोजगार हो रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, काम धाम सब ठप पड़ गया था। मतलब ये को त्राही मचा हुआ था। उस समय बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे जिनके विचार, जिनके सिद्धांत इस महामारी को, इस महामंदी को दूर नहीं कर पाई। तो हुआ ये कि ठीक 1936 में, यानी कि 3 साल के बाद, एक महाशय ने अपनी बुक पब्लिश की, जेएम कीन्स ने, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उस बुक के आने के बाद जो कॉन्सेप्ट था महामंदी का वो पूरा बदल गया और उसकी वैसी महामंदी आज तक कभी नहीं आई। तो उन्होंने अपनी बुक में जो 1929 में पब्लिश की थी, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट क्या दिया था? प्रभावी मांग का। उन्हें कहा था कि कोई भी अर्थव्यवस्था हमेशा एक ऐसी बिंदु होती है जहां पर संतुलन बना रहता है, और इस संतुलन बिंदु पर अर्थव्यवस्था का जो सामूहिक मांग है और सामूहिक पूर्ति हमेशा बराबर होना चाहिए। और इसी के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए और इसी के लिए अर्थव्यवस्था को काम करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभावी मांग, और इसी प्रभावी मांग से निकल के आया आय का संतुलन स्तर। मतलब प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक देश को अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलन स्तर में बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर हो। इससे अर्थव्यवस्था में मंदी और जो दूसरी होती महंगाई की स्थिति से बचा जा सकता है। इसके सिद्धांत को थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, कीन्सियन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या कीन्स की संतुलन स्तर की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कि आज की क्लास में हमें यही बताया कीन्स ने किस प्रकार से कहा कि अर्थव्यवस्था को हम कैसे संतुलित स्तर पर ला सकते हैं। इसको हम आय का संतुलन स्तर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, रोजगार के संतुलन स्तर के नाम से जान सकते हैं, अल्पकालीन आय, रोजगार या उत्पादन के संतुलन स्तर के नाम से जान सकते हैं। कई तरीके से जानते हैं। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट यही है कि अर्थव्यवस्था को कैसे संतुलन में रखा जा सके। अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में कब होती है, अगर नहीं होती है तो कैसे लाया जा सके, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये पूरा डिपेंड करता है प्रभावी मांग। ये किसकी थ्योरी है? प्रोफेसर जेएम कीन्स, जॉन मेयर्ड कीन्स, और उन्होंने बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये बुक पब्लिश हुई थी 1936 में, ध्यान में रखना। और यहीं से कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, और उससे प्रतिपादन हुआ प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा का। और ये मांग मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ कि एक ऐसी स्थिति के बारे में बताया जहाँ पर अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग, यानी कि लोग जो व्यय करते हैं और जो उत्पादन होता है, उन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जितने लोग काम करने के लिए आ रहे हैं उन सबको काम मिलना चाहिए, जितना उत्पादन हो रहा है उन सबकी बिक्री होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसे ही संतुलन स्तर के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अंदर सिंपल से कहा गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति तभी हो सकती है जब अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग यानी कुल पूर्ति और कुल मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो, या फिर ये बिंदु होना चाहिए इक्वल टू, या फिर होना चाहिए, अगर हम इस सिद्धांत की बात नहीं करते हैं, अगर हम बचत और विनियोग को देखते, निवेश को देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जिस बिंदु पर अर्थव्यवस्था की बचत और अर्थव्यवस्था में किया गया निवेश आपस में बराबर होगा, उसी बिंदु को संतुलन स्तर के नाम से जानते हैं, और वही हमारा संतुलन स्तर होगा। तो इस आधार पर, जैसा कि उन्होंने कहा, 2 आधार पर, एक सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, और एक बचत और विनियोग के आधार पर उन्होंने कहा कि उत्पादन और रोजगार के संतुलन को 2 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, जब सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग आपस में बराबर हो, जिसको सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दृष्टिकोण, यानी कि एडी और एएस अप्रोच। और दूसरा, बचत और विनियोग दृष्टिकोण। हालांकि बचत और विनियोग सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति से ही आता है, क्योंकि सामूहिक मांग में 2 घटक होते हैं, उपभोग और निवेश, और सामूहिक पूर्ति के 2 घटक होते हैं, उपभोग और बचत। तो उपभोग दोनों में आ गया तो उपभोग बराबर हो गया, तो बचा कॉन्सेप्ट बचा क्या? निवेश और बचत।
तो ऐसे में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट है सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग दृष्टिकोण। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार कहा, अर्थव्यवस्था की ऐसे बिंदु, एक ऐसा स्तर जहां अर्थव्यवस्था में जितने लोग भी काम करने के लिए खड़े हैं, एक निश्चित ब्याज दर पर, निश्चित मजदूरी दर पर जितने लोग काम करने के लिए खड़े हैं, मतलब पूर्ति, और जितने लोगों को काम देना है यानी कि मांग, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब होता है हम संतुलन की स्थिति में है। जितना उत्पादन हो रहा है सारा मार्केट में बिक रहा है, मतलब संतुलन की स्थिति में है, ठीक ना। लोगों की जितनी मांग है उसकी पूरी की पूरी वस्तुओं की पूर्ति हो रही है, मतलब संतुलन की स्थिति है। तो ऐसे में सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति जिस बिंदु पर आपस में बराबर होती है, उसी बिंदु को हम संतुलन स्तर के नाम से जानते हैं। तो संतुलन स्तर के निर्धारण के लिए दो इंपॉर्टेंट घटक काम करते हैं, एक है सामूहिक मांग और एक है सामूहिक पूर्ति। हालांकि इन दोनों को मैं पिछले वीडियो में डिटेल से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने इस सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, थोड़ा अभी बता रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ से आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे वीडियो, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट है सामूहिक मांग का और सामूहिक पूर्ति का। सामूहिक मांग, एक देश में रहने वाले सभी निवासी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जितने भी मांग करते हैं, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितना भी व्यय करते हैं, कुल व्यय यानी कि कुल मांग के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब होता है जो व्यक्ति व्यय करते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उपभोग व्यय और एक होता है विनियोग व्यय। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग होता है उस अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले उपभोग व्यय और किए जाने वाले विनियोग व्यय के टोटल। तो ऐसे में अगर सिंपली समझे कि देश की सामूहिक मांग हमेशा उसके उपभोग व्यय और निवेश के बराबर होता है, दैट इज AD = C+I। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये मांग पक्ष को बताता है। दूसरा है पूर्ति। देश में रहने वाले सभी उत्पादकों को मिलकर जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं, सॉरी उत्पादन करते हैं, उन सब का कुल योग होता है सामूहिक पूर्ति। और अंतिम वस्तु और सेवाओं की उत्पादन के मूल्य को हम क्या बोलते हैं, आय भी बोलते हैं, GDP बोलते हैं, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय उत्पाद, उस अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होता है। और हमें पता है आय के दो भाग होते हैं, उपभोग और व्यय। आय और सामूहिक पूर्ति बराबर होती है, इसलिए सामूहिक पूर्ति के भी दो घटक होते हैं, उपभोग और बचत। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से एक ऐसा बिंदु अर्थव्यवस्था का जहाँ पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही अवर, हमें पता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ सामूहिक मांग में भी वृद्धि होती है और सामूहिक पूर्ति में वृद्धि होती है, जहाँ पर आय और पूर्ति हमेशा एक समान होती है। लेकिन एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा स्तर जरूर आता है जहां पर जितनी आय होती है उतना ही मांग है, उतनी ही पूर्ति है, मतलब जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होता है, इसी को हम संतुलन स्तर के नाम से जानते हैं। इससे पहले स्थिति कहते हैं तो यहाँ पर AD ज़्यादा होता है ES से और उसके नीचे ES ज़्यादा होता है AD से। तो सिंपल सी बात है, जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति समझा रहे हैं। जब हम सामूहिक पूर्ति की बात करते हैं, ये हमेशा 45 की डिग्री में ऊपर चढ़ता हुआ होता है, ये होता है ये 45 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम शो करेंगे आय स्तर और यहाँ हम शो करेंगे सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। ठीक है, और सामूहिक मांग वक्र हमेशा मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर स्तर से बनेगा और ये है सामूहिक मांग वक्र। दोनों ही बिंदु, दोनों ही जिस बिंदु पर बराबर होते हैं, बिंदु E, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम E। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामूहिक मांग और अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूर्ति दोनों ही बराबर है। इन दोनों के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में अगर 100 लोग काम करने के लिए आ रहे हैं तो 100 के 100 लोगों को काम मिल रहा है, मतलब पूर्ति और डिमांड दोनों ही आपस में बराबर है। और ऐसे में इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था की आय स्तर का निर्धारण होता है, मजदूरी स्तर का निर्धारण होता है। ये हो गया कौन सा, संतुलन आय, इसको बोलते हैं संतुलन बिंदु, अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर। और ये है आपका संतुलन आय, जहां पर हम मानते हैं इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण रोजगार का स्तर। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार क्यों? क्योंकि जितने लोग काम करने के लिए खड़े हैं सबको काम की प्राप्ति हो जा रही है। तो यही है अर्थव्यवस्था का संतुलन। और प्रत्येक अर्थव्यवस्था को हमेशा इस स्तर पर बनाए रखने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था संतुलन रहे, प्रॉब्लम ना हो, ना मंदी की स्थिति है ना ही महंगाई की स्थिति है। ठीक है, ये हो गया पहला अप्रोच। दूसरा था बचत और विनियोग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, बचत और विनियोग को समझने के लिए अभी हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था का कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर होता है संतुलन स्तर पर, अगर हम संतुलन की बात करते हैं।
ठीक है, क्या है, सामूहिक मांग बराबर है सामूहिक पूर्ति के। ठीक है, सामूहिक मांग के दो घटक होते हैं, एक है हमारा उपभोग प्लस निवेश। ठीक है, और सामूहिक पूर्ति के दो घटक होते हैं, उपभोग प्लस बचत। कहने का मतलब होता है C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस। ये है हमारा AD और AS से निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यय और व्यय दोनों बराबर हो गया, कट गया, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जब अगर AD और AS बराबर होगा तो हमेशा निवेश यानी कि निवेश और बचत भी बराबर हो जाएगा। तो जिस बिंदु पर निवेश और बचत आपस में बराबर होता है उस बिंदु पर भी अर्थव्यवस्था को संतुलन माना जाता है, क्योंकि ये उसी बिंदु पर बराबर होगा जिस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होता है। इस चीज़ को शो करने के लिए सिंपल सा टेबल है, क्योंकि आपका उपभोग और बचत दोनों ही निर्भर करता है किस पर, आय पर। आय में वृद्धि होती चली जाएगी तो हमारे उपभोग व्यय में वृद्धि होती चली जाएगी और बचत, लेकिन जब आय शून्य है उसमें बचत माइनस में होता है और उपभोग तो होता ही है। ये 50 को हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, जैसे आय वृद्धि होगी उपभोग वृद्धि होती चली जाएगी, लेकिन हमारी बचत में भी वृद्धि होती चली जाएगी। एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर, क्योंकि जो निवेश होता है, आय जो निवेश होता है वो अर्थव्यवस्था के हर बिंदु पे अल्पकाल में एक समान होता है और अर्थव्यवस्था में इसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते। जब अर्थव्यवस्था में इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते उस केस में एक ऐसा बिंदु होता है जब अर्थव्यवस्था में किया गया निवेश और अर्थव्यवस्था का कुल बचत दोनों ही आपस में बराबर, यानी कि जितना निवेश किया उतना ही बचत हुआ। तो ऐसे में बचत माइनस से शुरू होता है और निवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर निवेश और बचत दोनों ही बराबर होता है उसी को बोलते हैं हम संतुलन स्तर, और इसी को बोलते हैं हम पूर्ण रोजगार का बिंदु। और ये है हमारा आय का संतुलन स्तर, यानी कि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है ऐसा ही। तो आपको संतुलन स्तर समझने आएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन को आप चित्र सहित समझाइए। तो आप इस तरह जैसे मैंने बताया विद नोट्स आपको बताया, हालांकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन बताओ, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अलग से लेकर आऊँगा, लेकिन समझिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक अर्थव्यवस्था के बारे में दी गई निम्न सूचना से उसकी राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर और राष्ट्रीय आय के संतुलन बचत का परिकलन कीजिए। मतलब आपको बचत निकालना है और राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर के बारे में बताना है, यानी कि इनकम के बारे में बताना है। हमारे पास दे रखा है उपभोग फलन C बराबर 200 प्लस 0.9y। जब मैंने आपको उपभोग फलन के बारे में पढ़ाया था आपको बता दिया था ये जो होता है इसको बोलते हैं C बार, ये होता है हमारा MPC और ये होता है y, यानी कि BY। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास विनियोग व्यय दे रखा है, I दे रखा है, कितना दे रखा है 3000। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी इक्विलिब्रियम लेवल बताया कि संतुलन स्तर पर हमेशा AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS होगा। AD का मतलब क्या होता है C प्लस I और AS हमारा Y है, यानी कि ये होता है इनकम निकालने का फॉर्मूला Y इक्वल टू C प्लस I। तो कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, हमें निकाला Y की वैल्यू C प्लस I। ठीक है, तो हमारे पास Y पता नहीं है, C की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 200 प्लस 0.9y और हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना 3000। भैया कैलकुलेट करो उसको, कितना हो जाएगा 0, ये 0.9 इधर आ जाएगा माइनस 0.9y इक्वल टू 200 और 3000 बड़ा जुड़ जाएगा 3200। आगे करेंगे, एक में से 0.9 माइनस कर दिया तो हमारे पास होता है 0.1y इक्वल टू इधर हो गया 3200। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3200 बट्टे 0.1y, पॉइंट हटाया ऊपर एक जोड़ बढ़ाया तो हमारा आय का संतुलन स्तर कितना है 32000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे थे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी डाउट होता है ना, हालांकि अब क्वेश्चन छोटा ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इतना ही जितना बताया गया इतना लिखते हैं तो आपके नंबर कोई नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। फिर भी आपको लगता है कहीं पर कुछ रह गया, गुंजाइश और है, कुछ और नया जानना है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, डाउट है मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक लेते हैं एंड बाय।